Welcome to Kashmir News Channel Digital. आपका मेज़बान शेख अजीजुर रहमान कश्मीर न्यूज़ चैनल के देखने वाले नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। कश्मीर न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान में हमारा मौजू है वकला के मसाइल और अदलिया की आज़ादी के हवाले से माहिर कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार कौंसिल जनाब अरशद महमूद जंजुआ साहब हमारी नशस्त का हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? अल्लाह पाक का शुक्र। सर हमारे देखने वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका इब्तिदाई तारुफ। मैं बतौर वकील वो शोबे वकालत की तरफ हम बाद में आएंगे। ब्लोइंग कहाँ से करते हैं? ब्लोइंग कहाँ से करते हैं आप? पढ़ाई ब्लोइंग कहाँ से करते हैं? रिहाइश बिलांग मैं चूँकि बिलांग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट झेलम से, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फ़ख्र के साथ ये कह सकता हूँ कि मैं वो उन का चश्मो चिराग हूँ जो तगमाए पाकिस्तान है। मेरे दादा हजूर बिफोर पार्टीशन पुलिस पाकिस्तान पुलिस में बतौर हेड कांस्टेबल थे और बतौर इंस्पेक्टर वो उन्होंने 37 साल जॉब किए। और उसके बाद मेरे तमाम जितने भी चचगान हैं वो सारे के सारे पुलिस ऑफिशियल हैं। और मैं उसके बाद मुझे बतौर वकील उन्होंने ये इंतखाब किया कि एक फैमिली का वकील भी होना चाहिए, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा लाता हूँ कि मैं अपनी फैमिली का सबसे पहला वकील हूँ। और उसके बाद बेशुमार मेरी फैमिली में वकील है और इसी तरह डॉक्टर हैं, और वकालत के हवाले से मैं पहला वकील हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर वकील हूँ। और मैंने बतौर प्रोसिक्यूटर DDPP भी खिदमात सारे अंजाम दी हैं। हम शोबे वकालत की तरफ बाद में आते हैं। अपनी तालीमी शफ़े पस मंज़र के बारे में कुछ आगाही फराहम करें। यस, तालीमी पस मंज़र के हवाले से मैंने झेलम से हाई कोर्ट स्कूल है जो ज़्यादा झेलम, उधर से मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह FA जो है वो डिग्री कॉलेज टानियाला से BA भी किया, और उसके बाद अपनी तालीम को जारी रखते हुए रावलपिंडी में आ गया, और रावलपिंडी में मैंने मुस्लिम लॉ कॉलेज से LLB 96 में करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेकर वकील हूँ। और मलक मोहम्मद नवाज खान साहब मेरे उस्ताद मुकर्रमी हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। वो बड़े अच्छे वकील थे फौजदारी के, उनके साथ मैंने प्रैक्टिस की थी। सर जब आपने अपने करियर का आगाज़ शुरू किया शोबे वकालत के हवाले से, तो उस वक्त आपके उस्ताद मौसम कौन थे, और जो आपने तवील सफ़र किया है सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का, इसमें कहाँ कहाँ रुकावटें पेश आईं, इनको चैलेंजेस को कैसे आपने हल किया? यस, ये देखिए जी, बात ये है कि कोई भी वकील जो होगा उसको शुरू से लेकर पहले 10 साल जो हैं इंतहाई मुश्किलात पेश आती है।
जिसका मैं भी शिकार रहा और मुश्किलातें आई, मुझे भी बेशुमार मुश्किलात आई। हमारे उस्ताद मुकरमी जब तक वो उनकी ज़िंदगी थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमारी बहुत ज़्यादा रहनुमाई फरमाई। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो हमसे थोड़े से 2 या 3 या 4 साल सीनियर वकला हैं, अगर उनकी आपको रहनुमाई ना हो ना, तो मेरा ख्याल है इस प्रोफेशन में आप चल नहीं सकते। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि मेरी रहनुमाई जो है वो शायद महमूद मुगल साहब, वो हमसे 3 साल सीनियर थे, उन्होंने मेरी रहनुमाई फरमाई थी। और उसकी वजह से आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ। सर, अगर बात की जाए आपके करियर के हवाले से, आपने किन मुकदमात पर अपने करियर का आगाज शुरू किया और आजकल क्या मसरूफियात हैं आपकी? यस, सबसे पहले तो मेरी जो वकालत थी वो शुरू हुई फौजदारी से, और अल्हम्दुलिल्लाह फौजदारी प्रैक्टिस मैंने बहुत ज़्यादा की। उसमें मैंने मर्डर केस जो है वो भी डील किए, और वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेशुमार मर्डर केसों में मैंने अपने जो मोकल्लीन हैं उनको बरी भी करवाया और काफ़ियों को सजा भी करवाई। तो इस हवाले से चलते चलते अब चूंकि सिस्टम कुछ इस तरह का हो गया है कि पुलिस जो है वो उन्होंने अपने कुछ चंद लोग जो हैं जिनको वो केस भिजवाते हैं, उन्हीं के पास ज्यादा केस जाते हैं फौजदारी, चूंकि वो तो टाउटी सिस्टम है, कहता हूँ उसको आजकल क्या खुले अल्फाज में। से जी, मुकदमात के हवाले से आजकल क्या आजकल तो ये है कि मेरे पास मल्टी केसेस है। आजकल इंशाअल्लाह अज़ीज़ सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मुख्तलिफ नौइयत के तमाम केस जो हैं वो मैं डील करता हूँ। माजी के वकला अपने सीनियर की प्रैक्टिस से आज प्रोफेशनल वकला कहलाते हैं। यस, ठीक है, आने वाले नए वकला अपने सीनियर के प्रैक्टिस से नाला नजर आते हैं। आर्गूमेंट्स के मौके पर उन्हें कुछ कहना नहीं आता, रातों रात वो अपने चैम्बर बनाना चाहते हैं। बुनियादी वजूहत क्या है? बुनियादी वजूहत ये हैं कि हमारे जो उस्ताद ग्रामी हैं जो मौजूदा, वो कोई खास रहनुमाई नहीं कर रहे। खुले लफ्जों में कहूंगा, मैं भी अब सीनियर की लिस्ट में आता हूं, तो वो जो नए वकला आ रहे हैं उनके लिए कोई खातर ख्वाह जो है प्लेटफार्म नहीं है जिसमें उनकी जो है ग्रूमिंग की जा सके। तो उस हवाले से मैं समझता हूं कि ये जो हमारी बार कौंसल्स हैं, बिलखसूस पंजाब बार कौंसल और पाकिस्तान बार कौंसल, इन्होंने भी कोई खातर ख्वाह ये वकला जो नए आए हैं उनके लिए कुछ काम नहीं किया। ये बदकिस्मती के साथ हम कहते हैं, हमने इनको 30 साल हो गए वोटे कास्ट कर रहे हैं। तालीमी मैदान कोई सा भी हो, कानूनी तालीमी म्यार भी इसमें भी फुकदान पाया जाता है। क्यों? ये इस तरह है कि इसमें चूंकि जो प्राइवेट स्कूल जो कॉलेजेस खुल गए हैं लॉ के हवाले से, उसमें जहां तक सहूलतें बनी है वहां तक मैं समझता हूं कि ये तालीमी सिस्टम जो है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो एजुकेशन इस हवाले से लॉ के हवाले से हो या जो मेडिकल के हवाले से हो या आम एजुकेशन हो, ये चूंकि प्रोफेशन बन चुका है, ये बिजनेस बन चुका है, जब तक ये गवर्नमेंट इसको इक्वल फुटिंग पे नहीं लेकर आती तब तक मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई एजुकेशन में कोई बेहतरी आएगी। माजी से आप सिविल कोर्ट रावलपिंडी का हिस्सा हैं। मौजूदा वक्त तक वकला के साथ आम शहरियों के बड़े मसाइल पाए जाते हैं। वकला के मसाइल चैम्बर, पार्किंग के साथ शहरियों के जो मसाइल हैं, उनके बैठने के लिए बेंचेस नहीं है, पानी का इंतजाम नहीं है, इस बारे में कहाँ फुकदान पाया जाता है? देखिए जी, मैं समझता हूं कि ये जो आम लिटिगेंट हैं उनके साथ सख्त ज्यादती है। उनको वो सहूलतें नहीं दे रही गवर्नमेंट जो कि देनी चाहिए। तो बाहर का क्या किरदार है सर? बाहर की इंतजामिया का क्या किरदार है? बाहर देखें जी, बाहर अपनी इस्ताद और अपने जो उनके वसाइल हैं उसके तहत बाहरें तो अपने काम करती हैं और कर रही हैं, मगर मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की सतह पर ऐसी कोई बात नहीं होती
کہ جو लिटिगेंट को सहूलत दी जाए कि वो लिटिगेंट जो है अपने आप को इजी फील करें। और ज्यादातर जो सिस्टम जो ये हो चुका है, जो अदालतों का जो निज़ाम है, मैं समझता हूं कि अदालतें मुकम्मल तौर पे फेल हो चुकी हैं। इंसाफ जो है उसमें ताखीर जो होती है, ये ताखीर की वजह से मामलात जो हैं ये लिटिगेंट और वकला के दरमियान भी पैदा हो रहे हैं। ये सर, आप उम्मीदवार हैं मेंबर पंजाब बार कौंसिल, आपके पास ऐसी क्या तजावीज़ हैं, ऐसे क्या मंशूर रखे हैं अवाम शहरियों के लिए और वकला बिरादरी के लिए? ये देखें जी, सबसे पहले तो मैं यही गुजारिश करूंगा, मैंने जैसे कि पहले भी आपको अर्ज की है कि ये जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट इस तरह की लिटिगेंट को सहूलतें नहीं दे रही। जहां तक वकला की बात है तो वकला भी जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत सारी सहूलतें पैदा कर रहे हैं। चैम्बरों के हवाले से बात हो तो वो भी अपने आप अपनी मदद आपके तहत करते हैं। कोई उनको पंजाब बार कौंसिल या तो वो देती हो, उनको खर्चा वगैरह देती हो, वो भी कोई बात नहीं है। जो नया वकील कोई भी आता है तो मैं समझता हूँ कि कम अज कम आपके पास क्या तजावीज़ हैं और क्या ये जो नए वकील आ रहे हैं कम अज कम 3 साल के लिए उनका वजीफा मुकर्रर होना चाहिए पंजाब बार कौंसिल की तरफ से, पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से, ताकि वो अपनी जो ये पेशा वराना खिदमात है खुश असलूबी के साथ वो सारे अंजाम दे सकें। बसूरत दीगर मैं समझता हूँ कि जितने जो हमारे नए वकील बनते हैं बेचारे, जब यहाँ पे इनको मुश्किलात पेश आती हैं तो वो ज्यादातर जो हैं बैरून मुल्क भाग रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पिछले साल कमो पेश 7 लाख जो हमारा पाकिस्तानी है वो बैरून मुल्क गया है, जिसमें अक्सरियत वकला की है जो यंग लायर हैं, चूंकि गवर्नमेंट उनको कोई सहूलत प्रोवाइड नहीं कर रही। और हमारा चूंकि नुमाइंदे जो हैं वो पंजाब बार कौंसिल और पाकिस्तान बार कौंसिल है तो वो भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते। और मैं समझता हूं कि वो पंजाब बार कौंसिल हो चाहे पाकिस्तान बार कौंसिल, अगर वकला के मसाइल के हवाले से बात की जाए तो एक मसला और उठ गया है, वकला पर झूठी FIR दर्ज की जा रही है और इसी तरह करप्शन के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, बेईमाना कत्ल भी किए जा रहे हैं वकला। आप क्या समझते हैं, इनके लिए कोई कानून साजी है? मैं समझता हूं कि ये वकला के साथ बहुत सख्त ज्यादती है जी। और चूंकि जहां पे भी कोई नाइंसाफी की बात होगी, जहां पे कोई जुल्म ज्यादती होगी, सिर्फ और सिर्फ अगर कोई अदारा रह गया तो वो वकला हैं जो बोलते हैं, वो कहते हैं कि ये गलत हो रहा है। तो इस वजह से इनको काउंटर करने के लिए ये जो FIR जितनी भी होती है वकला के खिलाफ, मैं नहीं समझता हूं कि कोई एक FIR भी सच्ची हो, सब झूठी FIR होती हैं। और ये जो मौजूदा हुक्मरान होते हैं, जो भी होते हैं, मैं किसी सियासी पार्टी की बात नहीं करता, कोई भी पार्टी होगी, कोई भी मौजूदा गवर्नमेंट होगी, तो वो इनको काउंटर करने के चक्करों में है। पाकिस्तान बार कौंसिल के आप मेंबर भी हैं और पंजाब बार का आप इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं। पंजाब बार की तरफ से मजम्मती बयान आ जाते हैं झूठे FIR पर, इंतजामिया सिर्फ मजम्मती बयान ही जारी करती है या अमल दरामद भी कराती है? यही तो बदकिस्मती है कि अगर पंजाब बार कौंसिल को थोड़ा एक्शन ले भी लेती है, मजम्मती करारदादें भी पास होती हैं, लेकिन उन पे अमल दरामद नहीं होता। अब उन्होंने वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जैसा कि उन्होंने वो बनाया, उस पे आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। इसी तरह वकला के प्रोटेक्शन का एक्ट बना दिया गया, लेकिन उस पे अमल दरामद नहीं हो रहा और पुलिस जो है वो उसके तहत कार्रवाई नहीं करती, जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है। तो रुकावटें कहाँ पेश आ रही हैं सर? रुकावटें जो पेश आ रही हैं वो मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से हैं। मैं समझता हूँ जो भी गवर्नमेंट है, जब तक वो किसी भी कानून पे अमल दरामद नहीं करवाएंगी तो बेहतरी किसी सूरत में नहीं आएगी। आपके सिविल कोर्ट की अगर बात की जाए, सिविल कोर्ट में सिविल मुकदमात के साथ फैमिली मुकदमात की भरमार पाई जाती है, नए पुराने मुकदमात कैसे निपटाए जाएं? देखें ना जी, ये पहली तो बात मैं पहले भी मैंने की है कि जुडिशरी जो है वो मैं समझता हूं कि वो अपना काम सही तरीके से अंजाम नहीं दे, जिसकी वजह से अंबार लगे हुए हैं केसों के। जो केस एक दिन में खत्म हो सकता है उसको सालों साल लगा दिए जाते हैं। ठीक है, एक झूठी FIR आ जाती है, वो जिस दिन रिमांड के लिए आती है उसी दिन ये अदालत की जिम्मेदारी है कि वो उसको देखे कि ये तो FIR की वर्डिंग के मुताबिक भी ये ऑफेंस ही नहीं बनता।
تو وہ اسی دن اس ملزم کو ڈسچارج کر کے اس ایف آئی آر کو خارج کرنے کے احکامات صادر فرما سکتے ہیں. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ یہ مجسٹریٹ حضرات جو ہے یہ اپنے اختیارات کو استعمال ہی نہیں کر رہے. یہ تو نچلی سطح کی عدالت کی بات ہو گئی. ہائی کورٹ کی اگر بات کی جائے تو 26 لاکھ سے زائد مقدمات التوا کا شکار ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں 65 سے 70 ہزار مقدمات زیر التوا ہیں. بات وہی آتی ہے کہ نئے پرانے مقدمات کیسے نپٹائے جائیں. یہ دیکھیں نا, جس وقت میں اپنا کام نہیں کروں گا تو میرا کام کیسے ختم ہوگا. یہ اب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں تو کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان جتنے بھی ان کے پاس کیس پڑے ہوئے ہیں ان کو جو پرانے ان کو پرائرٹی بیس پہ ختم کریں. ٹھیک ہے جی, وہ خود بخود یہی چاہتے ہیں کہ جی کوئی ایک طرف سے بھی کوئی وکیل اگر ڈیٹ کی کوشش کرتا ہے تو فوری طور پہ دے دیتے ہیں. کیوں؟ جبکہ آپ نے اس کو فکس کیا ہوا ہے فیصلے کے لیے تو اس کا فیصلہ کریں. جب تک یہ لنگر ٹیکٹس یہ ختم نہیں ہوتے اور عدالتیں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو یہ کیس تو ختم ہی نہیں ہو سکتے. تو سر آپ کامیاب ہونے کے بعد پہلا قدم کون سا اٹھائیں گے, وکلا کے حوالے سے یا بینچ اور بار کے حوالے سے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ بار اور بینچ جو ہے یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں لیکن ان کے درمیان بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری رکاوٹیں حائل ہو چکی ہیں ابھی تک, اور یہ محض سیاستدانوں کی کارستانی ہے کہ یہ جو ہے بار اور بینچ کا آپس میں جو تعلق ہے وہ قائم نہ رہے. ٹھیک ہے جی, اور اسی طرح کچھ عناصر ایسے ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے مس یوز ہو جاتے ہیں, چاہے وہ ہمارے نمائندے کیوں نہ ہوں, چاہے وہ عدالتی اہلکار کیوں نہ ہوں, چاہے وہ عدالت کے ججز صاحبان کیوں نہ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری اپنے ذاتی مفادات کو بلائے طاق رکھ کے جو بھی کام کرنے آذرو ایمان اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اگر ججز کام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے مقدمات ہیں ختم ہو سکتی ہیں. عدل اور انصاف دو پہلو ہیں. عدل اور انصاف کی فراہمی کے سلسلے میں کہاں رکاوٹیں پائی جا رہی ہیں, کہاں فقدان پایا جا رہا ہے اور کیسے فعال بنایا جائے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے جو آپ کو واضح کیا ہے کہ اس میں مختلف عناصر ہیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سیاسی جو جتنے بھی ہیں بلا تخصیص چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو, یہ ان کی اپنی کارستانیاں ہیں, ان کی وجہ سے یہ لیٹیگیشن میں دھکیل دیتے ہیں عام لوگوں کو تاکہ یہ اپنے مقدمات میں الجھے رہیں اور ہمارے سے کوئی پوچھنے والا ہمیں نہ ہو کہ ہم نے آپ کو ووٹ دے کر بجوایا تو آپ نے کیا قانون سازی کی, کیا جو قانون بنے ہوئے ہیں ان پہ کتنا عمل درآمد کروایا. تو اس چیزوں سے بچنے کے لیے یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ بڑے ہیں. ماضی سے لے کر موجودہ وقت تک جتنی بھی حکومتیں پاکستان پر مسلط ہوئیں انہوں نے آئین اور قانون میں ترمیم کی, صرف اپنے لیے یا عوام کی فلاح بہبود کی؟ نو یہ بدقسمتی ہے ہماری عوام کی کہ جتنی بھی یہ انہوں نے ترمیمیں کی ہیں, چاہے وہ 26ویں ترمیم ہو چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو, میں سمجھتا ہوں کہ سارے اپنے ذاتی مفاد کو مد نظر رکھ کے انہوں نے کی ہیں. اگر عوامی ویلفیئر کی بات ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کچھ بہتری آتی. آج بہتری نہیں آ رہی اور کہیں پہ بہتری نظر نہیں آ رہی, اس لیے کہ جتنی بھی ترمیمیں ہوئی ہیں آئین میں, آئین کا جو بگاڑ کر دیا گیا ہے ان کو, اس کا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے. محض اپنے ذاتی مفاد کی نظر کر دیا اس کو آئین کو, اور جو ترمیمیں کی گئی ہیں وہ عوامی مفاد میں نہیں ہے. سر 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ سے جیسے تیسے تو پاس کرا لی گئی, اس کے اثرات کیا ہیں؟ اس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں, وکلا کے خلاف جھوٹے مقدمات اور جو لیٹیگیشن ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. اسی طرح دیکھتے جائیں گے آپ, اس کے کانسیکوینسز اب نکلنے شروع ہو گئے. افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ 27ویں ترمیم پیش کی جا رہی ہے. دیکھیں جی, اب میں تو کھلے عام کہوں گا کہ موجودہ جو رجیم ہے اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کو کیا اختیار ہے کہ یہ ترمیمیں کریں. یہ ترمیمیں کہیں اور سے ہو رہی ہیں اور یہ ساری اپنے ان کے گلے پڑنے والی ہیں. آپ کا کیا مقصد ہے, کہاں سے ہو رہی ہیں؟ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, آپ روزانہ انٹرویو کرتے ہیں, آپ کو سب پتا ہے
کہ یہ ترمیمیں کہاں سے آ رہی ہیں، اور یہ محض ترمیمیں سیاستدانوں کے گلے پڑنے والی نہیں ہے. یہ دیکھنا تو یہ ہے کہ عوامی مفاد میں بھی ہیں یا نہیں ہے. چاہے کہیں سے بھی آ جائے ترمیم، اگر عوامی مفاد میں ہے تو اس کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کو 26ویں آئینی ترمیم پہ بات کر رہے تھے ہم. 26ویں آئینی ترمیم کو سینیٹر عامر خان نے عدلیہ میں چیلنج کیا. حال ہی میں ڈی چوک اسلام آباد پر وکلا کا احتجاج سامنے آیا. بلاول بھٹو زرداری کا بیان سامنے آتا ہے کہ یہ آئین کو چیلنج کرنے یا احتجاج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ پارلیمنٹ کا حق ہے. یہ سیاسی بیان ہے بلاول بھٹو زرداری کا یا ضلع کے خلاف ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ محض ان کا سیاسی بیان ہے جی. اور وہ خود ہی ان کو ریئلائز ہو جائے گا کہ یہ جو آئین جو اس میں بگاڑ کر رہے ہیں یہ خطرناک ہے ان کے لیے اور عوام کے مفاد میں نہیں ہے کسی صورت میں. اور جہاں تک تعلق میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کا ہے تو جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنا چاہیے. سر، ملک سے جرائم کو کیسے ختم کیا جائے؟ ملک میں جرائم کو تبھی ختم ہوگا مجرم جو ہے کہ اس پہ جتنے بھی قانون بنے ہوئے ہیں ان پہ عمل درآمد. سر، سائبر کرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتیں، سائبر کرائم کیا ہے اور اس کی روک تھام کے سلسلے میں کیا تجاویز ہونی چاہیے؟ اس کے لیے تو یہ ہے نا کہ جو سائبر کرائم کا واضح طور پہ انہوں نے قانون بھی بنا رکھا ہے اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے اور آپ کے کہنے کے مطابق ایف آئی آریں بھی ہوتی ہیں بہت زیادہ. اور جو ایف آئی آریں ہو رہی ہیں ان پہ کوئی رزلٹ نکلنا چاہیے. اگر کوئی ملزم گلٹی پایا جاتا ہے ان کو پراپر اس آئین کے مطابق سزا ملنی چاہیے اور جو بے گناہ ہیں ان کو ان کا بھی کچھ تدارک ہونا چاہیے کہ جو ایف آئی آر جس نے کروائی ہے اس کے خلاف بھی کارروائی ہو. سر، سائبر کرائم کی وجہ سے بچے اور خواتین بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، ان کو کیسے بچایا جائے؟ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اپنے والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس سے تھوڑا بچوں کو دور رکھے. یہ موبائل سسٹم جو ہے ہمارے اپنے بچے ہیں جو ہر وقت موبائل پہ لگے رہتے ہیں. جب تک یہ موبائل سسٹم کو تھوڑا کنٹرول نہیں کریں گے یہ محض اخلاقیات ہے. اخلاقیات پہ جب عمل نہیں ہوگا نا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا کا جو جرائم ہے یہ بڑھے گا. تو یہ تعلیم جو ہے اخلاقی تعلیم اور جو ہماری اسلامی تعلیمات ہیں اس سے دوری کی وجہ سے. ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ دہشت گردی کا بھی خاتمہ جیسے کہ قانون بنا ہوا ہے دہشت گردی قانون تو بنے ہیں، اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. سمپل سی بات ہے جو بھی قانون آپ بناتے ہیں اس پہ جب تک آپ عمل درآمد نہیں کروا سکتے تو وہ اس قانون کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قانون پہ عمل درآمد ہوگا انشاءاللہ العزیز یہ دہشت گردی کوئی بات نہیں ہے، یہ ختم ہو سکتی ہے. عدلیہ میں ایک ناسور چلتا چلا آ رہا ہے سفارشی کلچر، اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ سفارشی کلچر جو ہے یہ تو دیکھیں نا پھر میں وہی مجھے ڈبل ججمنٹ آ رہی ہے آج کل، دوبارہ وہی بات دہرانی پڑ رہی ہے. ایک تو اسلامی تعلیمات کا فقدان ہے، دوسری جو بات یہ ہے کہ اخلاقیات سے گر چکے ہیں لوگ، اخلاقی قدریں نہیں رہی. جب تک اخلاقی قدریں بحال نہیں ہوتی اور اسلامی تعلیمات جو ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا اس پہ ہم عمل پیرا نہیں ہوتے تو یہ معاملات تو ہوں گے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی سیاسی لیڈر پر 200 سے زائد جھوٹے مقدمات بنانے کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ پھر وہی بات آ گئی کہ یہ ذاتی مفادات ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنے مقدمات بنا دینا اور یہ اگر بنائے ہیں تو ان کو ثابت کریں چاہے وہ کسی سیاسی پارٹی کے رہنما کے خلاف کیوں نہ ہو. یہ جتنے بھی مقدمات سیاسی نمائندے کے خلاف ہوتے ہیں چاہے وہ نون کا ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو چاہے تحریک انصاف کا ہو، میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر اکثریت اس میں جھوٹ ہوتا ہے. دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے آج کل موجودہ حکومت کے تحت کہ وکلا کی آواز کو بند کیا جا رہا ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. وکلا کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے
तभी ये रोजाना FIR होती हैं झूठी। जी पुलिस वाले फटाफट किसी आम बंदे की FIR वकील के खिलाफ देनी हो तो फटाफट दे देते हैं, जी बिल्कुल। जबकि किसी जेन्युइन केस का जिसका उनको वकूए का इल्म होता है उसकी FIR वो महीनों नहीं देते। तो सर वकला के तहफ़्फ़ुज़ात को कैसे दूर किया जाए? फिर वही बात आ गई जनाब आपकी कि जो प्रोटेक्शन लायर प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है जी। उस पे अमल दरामद सिंपल करवा दें, तो ये हम- गवर्नमेंट करवा दे, कोई भी गवर्नमेंट आती है वो करवा दे। तो मैं समझता हूँ कि वकील जब तक महफूज नहीं होगा ना जी तो कोई आवाज उठाने वाला नहीं होगा। ऐसा ही है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं आप? अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह पाकिस्तान के मुस्तकबिल को कोई मसला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारी क़यादत का फुकदान है कि हमारी क़यादत जितनी भी है वो ईमानदार होनी चाहिए और मुहब्बे वतन होनी चाहिए, आवाम का दुख उनके दिलों में होना चाहिए। तो ऐसी क़यादत कहाँ से लाएं? ये अल्लाह करेगा इंशाल्लाह क़यादत आएगी। देखें ये बात नहीं है, हमें अल्लाह ताला पे यकीन रखना चाहिए और मायूसी मैं समझता हूँ कि गुनाह है। अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा। ये जिस नाम पे पाकिस्तान बना हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये ता क़यामत रहेगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। पाकिस्तान 78 साल का हो रहा है, यौम आज़ादी कल मनाई जा रही है। इस मौके पर अपने वकला बिरादरी को और कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो इस हवाले से यही पैगाम दूंगा कि ये जो चापलूसी है ये छोड़ दे, गुलामी वाली आदतें छोड़ दें। जब तक आप गुलामी वाली आदतें नहीं छोड़ेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप आज़ाद हैं। कश्मीर के हवाले से बात करते हैं। 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर का यौम सियाह दिन। कश्मीरी अवाम अपने हकूक़ से महरूम, आज़ादी के मुंतज़र हैं। आपके तजर्बात की रोशनी में मसला कश्मीर का हल क्या है? देखें जी, जो कश्मीर का मसला हल हो सकता है और अल्लाह पाक के हुक्म से इंशाल्लाह ये मसला हल होगा, वो कश्मीर जो है हमारी शहरक है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें पूरा यकीन है अगर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाती है सियासी तौर पे तो इंशाअल्लाह उसका हल निकलेगा। अफवाज पाकिस्तान की खिदमत को सराहते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिशों को सलाम पेश करते हुए कहते हैं कि उन्होंने आलमी सतह पर कश्मीर की आज़ादी के सिलसिले में आवाज़ बुलंद की। आप क्या समझते हैं कि इससे कोई राहें हमवार होंगी? देखें जी, बात ये है कि आज पूरी दुनिया में अगर फौज का जिक्र हो तो हमारी फौज जो है वो टॉप ऑफ दी लिस्ट है। किसी हवाले से भी बात हो तो ये जो आसिम मुनीर साहब हैं इन्होंने हमारे पाकिस्तान की जंग जीत के पूरी दुनिया को बता दिया है कि हम कमज़ोर नहीं हैं। कश्मीर न्यूज़ चैनल की सालगिरह 19 अगस्त 2025 को अलमरा हाल लाहौर में मुनक़िद हो रही है, जिसकी सरबराही जस्टिस इबादुर रहमान लोधी साहब फरमा रहे हैं। इस हवाले से कश्मीरी अवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो कश्मीर वालों को यही गुजारिश करूँगा कि वो यूनाइट रहें इंशाअल्लाह अज़ीज़। उसमें जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें भरपूर शिरकत फरमाएं और ये साबित करें अपने आप को कि हमारा पाकिस्तान जो है ये हमारा पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो इंशाअल्लाह आज़ाद होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने का। बहुत बड़ी मेहरबानी नवाज़िश। सर, थैंक यू।